Assalamualaikum. Welcome to AAR Pharmacy Lectures. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस केमिकल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं हम? जब भी एटम्स एक फ्रेमवर्क के अंदर खुद को अरेंज करें उसको हम कहते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। जब भी कोई भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो खुद को इस तरह से मिलाए कि वो एक फ्रेमवर्क में आके कोई कंपाउंड बना ले, तो उसको हम एक प्रॉपर केमिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कंपाउंड की यूनिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन फ्रेमवर्क है वो किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच है, ये जो फ्रेमवर्क है पूरा, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हैं। एब्जॉर्बेंस वो एनर्जी जो कंपाउंड को रिक्वायर हो या इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड हो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करने के लिए। NMR में क्या होता है कि रेडिएशन जब भी आती हैं वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक करती हैं और उसकी वजह से वो अपनी स्पिन या जो है स्टेट चेंज करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियॉन। अगर न्यूक्लियॉन का नंबर ऑड होगा तो वो स्पिन करेंगे, और अगर वो इवन होगा तो वो स्पिन नहीं करेंगे। लाइक 1, 3, 7 ये जो भी हैं ये जो है स्पिन करेंगे और जो है NMR एक्टिव कंपाउंड्स होंगे, जबकि 2, 4, 6 इवन नंबर वाले जो भी हैं वो स्पिन शो नहीं करेंगे और वो NMR एक्टिव भी नहीं होते। NMR जो है वो डायरेक्शन जो भी चेंज करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से। मींस जब कंपाउंड को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से वो अपनी स्पिन चेंज कर रहा है, तो वो डायरेक्शन जो चेंज हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम NMR को इस्तेमाल करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी न्यूक्लियन या न्यूक्लियस के साथ जब भी एक्ट करती है तो वो फिज़िकली एक्ट करती है। मींस रेडिएशन आए वो फिज़िकली इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे या न्यूक्लियस से फिज़िकली स्ट्राइक करेंगे, तो उनमें जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो फिज़िकली स्ट्राइक करते हैं। आइसोटोप्स हाइड्रोजन के जैसे हमारे पास प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम तीनों हैं, तो इनमें जो प्रोटियम है उसमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन 1 है और ट्राइटियम में नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन 3 है, जबकि हमारे पास ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन 2 होता है। तो इसलिए प्रोटियम और ट्राइटियम जो है वो NMR एक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें ऑड नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस है, जबकि ड्यूटेरियम में इवन नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस की वजह से वो NMR एक्टिव नहीं होते। कार्बन नंबर 13, इसमें भी जो है ऑड नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन है, तो ये भी NMR एक्टिव होता है। न्यूक्लियर स्पिन, अब कोई भी चीज़ जिस पे चार्ज हो और वो अगर रिवॉल्व करना शुरू कर दे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है स्पिन से परपेंडिकुलर होती है। मींस जिस भी डायरेक्शन में स्पिन होगी उसके 90 की एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी वो। स्पिनिंग चार्ज जैसे न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, कार्बन 30 का, वो अपने अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो स्पिन से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, मींस अगर स्पिन एक साइड जा रही है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। न्यूक्लियर स्पिन जब भी हम देखते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होती तो वो फैली हुई होती हैं, कोई किसी डायरेक्शन में हो गई, कोई किसी डायरेक्शन में, जैसे इनमें है कि ये मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में स्पिन जो है मूव कर रही होती हैं। जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोई अप्लाई करते हैं तो वो जो न्यूक्लियस हैं वो खुद को अलाइन कर लेते हैं, या तो पैरेलल अलाइन कर लेंगे या जो है एंटी पैरेलल अलाइन कर लेंगे। अब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की B0, ये अगर न्यूक्लियस की स्पिन से ज़्यादा होगी, मींस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्गर है देन द लोकल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, वो जो है उसको पैरेलल अलाइन कर लेगा। मींस जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारी जो है लोकल मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगी। न्यूक्लियाई जो है वो खुद को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है लोकल से वीक है, मींस जो हमने बाहर से अप्लाई की वो वीक है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि जो न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक फील्ड थी वो स्ट्रॉन्गर है, तो फिर न्यूक्लियाई उसके पैरेलल नहीं जाएगा, फिर वो जो है एंटी पैरेलल खुद को अलाइन करेगा, मींस उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। यही चीज़ कि एक के पास ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा है तो वो उसके साथ क्यों जाएगा, वो उसकी मुखालफत करेगा, जबकि जिसके पास एनर्जी कम होती है तो वो
कोशिश करता है कि जो ज़्यादा एनर्जी वाला है उसी की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। लोकल मैग्नेटिक फ़ील्ड वही जो हमने डिस्कस की थी कि जब भी न्यूक्लिया स्पिन करेगा तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फ़ील्ड जनरेट करता है, उसको हम लोकल मैग्नेटिक फ़ील्ड कहते हैं। जबकि एक्सटर्नल वाली तो वो होती है जो हम बाहर से एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फ़ील्ड जो एनएमआर में जैसे मशीन्स हैं मैग्नेटिक, वो उनको बाहर से मैग्नेटिक फ़ील्ड अप्लाई करके देती हैं। एनएमआर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी फ्रीक्वेंसी है एब्ज़ॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो जो है डिपेंड करती है दो न्यूक्लियाई के बीच में डिफरेंस। मींस न्यूक्लियाई स्पिन पहले जो थी और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो हुई, उन दोनों में जो डिफरेंस आया वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और वो जो है अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करते हैं, वो जो हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मींस जितनी भी हमने स्ट्रॉन्गर या जो भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, फिर उन न्यूक्लियाई ने उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब किया और वो कितना स्पिन कर गया, ये सारी चीज़ इससे जो है हमें पता चलेगा रेडिएशन का, या जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कि कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई। क्योंकि वो जो है न्यूक्लिया अपनी स्टेट चेंज करेगा तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ही करेगा, तो वो रेडिएशन का हमें पता चलता है। और रेडिएशन अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। जो फ्रीक्वेंसी है एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगी। मींस अगर एक हमारे पास CH3 है, दूसरा CH2 है, तो उनकी जो एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी होगी वो सबकी अलग अलग होगी। इवन अगर एलिमेंट सेम है, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन का अगर हम प्रोटियम देखेंगे और ट्राइटियम देखेंगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों का इन्वायरमेंट अलग अलग है। और इसी में ये कि ट्राइटियम जो है वो ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसमें जो है ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज़्यादा है, 3 है, जबकि प्रोटियम में 1 होता है। की पॉइंट्स अगर हम देखें तो चार्ज और स्पिन की वजह से न्यूक्लियस जो है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड बना लेता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम किस तरह करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम न्यूक्लियाई को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कहते हैं। फिर जो है हम देखते हैं वो अपनी स्पिन चेंज करेगा। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की तो वो अपनी स्पिन चेंज कर रहा था, पैरेलल या एंटी पैरेलल खुद को अलाइन कर रहा था, वो हो गई, उसने अपनी डायरेक्शन या स्पिन चेंज की, स्टेट चेंज की। फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। और फिर जो जितनी भी उसने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की ना, उसको हम मेजर करते हैं कि उसको अपनी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी। तो उससे हमें जो है पता चल जाता है कि ये इतना जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसने शिफ्ट किया होगा उतनी ज़्यादा वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। तो इससे हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट का पता चल जाता है। न्यूक्लिया जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में होंगे, शील्डेड हो या डी शील्डेड हो, तो उनमें मुख्तलिफ हमें एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अब सिंपली कार्बन के साथ लगा हुआ है तो उसकी जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। 2 ऑक्सीजन है बराबर में तो उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। तो इस तरह से जो रेडिएशन है वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट की वजह से। इसी तरह से हम कंपाउंड की जो है स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर पाते हैं। शील्डेड का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा होगा। कोई भी चीज़ कहते हैं हम शील्डेड है, शील्डेड मतलब इसके अराउंड में जो है इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, जबकि डी शील्डेड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल उसके अराउंड में 2-3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जबकि शील्डेड वाला वो होगा जिसके अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं। इस तरह से वो शील्डेड हो जाएगा। जो डी शील्डेड होगा ना, उसमें एनर्जी डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि अब एक ऐसी चीज़ है जिसके अराउंड में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फॉर एग्जांपल हम अगर इसको ड्रा करें तो ये है हमारा डी शील्डेड वाला न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिया है, ये डी शील्डेड है, इसके अराउंड में बस 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब रेडिएशंस आएंगे तो वो इसके डिफरेंट एरियाज से क्रॉस करते हुए न्यूक्लियस तक पहुंच जाएंगे इजीली, तो ज़्यादा रेडिएशंस आ सकती हैं। जबकि दूसरा हमारे पास ऐसा न्यूक्लिया है जिसके अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन से टकराई,
वो न्यूक्लियाई तक नहीं पहुँच पाई। फिर रेडिएशन आई, वो इलेक्ट्रॉन से टकरा गई। तो इस तरह बहुत ही कम जो है ना रेडिएशन वो न्यूक्लियाई तक पहुँच पाएंगे, ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगे और वो रुक जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास शील्डेड और डी शील्डेड होते हैं, उनमें ये मेजर डिफरेंस आता है कि शील्डेड वाले जो हैं वो कम एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। जब कम एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेंगे तो वो मूव भी कम करेंगे, मतलब वो अपनी जो है स्पिन भी कम चेंज करेंगे, और जब स्पिन कम चेंज होगी तो उनको वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए एनर्जी भी हमें कम रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसने जो है 2 रेडिएशन जो है न्यूक्लियाई तक पहुँचे, इसने स्पिन किया 10, और अब इसको जो है हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए भी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी वो 10 रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वापस हमें अपनी ओरिजिनल, जबकि दूसरे ने जो है रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब कर लिए बहुत ज़्यादा और उसने मूव कर लिया 40 डिग्री 30 डिग्री तक, तो हमें उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए भी इतनी ही अब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो फिर इस तरह से जो डी शील्डेड होता है ना, वो हमेशा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी शो करता है, ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस शो करता है, क्योंकि वो एनर्जी जो है रेडिएशन ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगा, क्योंकि उसने जो है स्पिन ज़्यादा कर ली है। एनएमआर स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमें सिग्नल और पीक देता है, जो वो हमें एनर्जी बताती है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है न्यूक्लियाई को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। मीन्स जो एनएमआर की पीक आती है, या जो हम पार्ट्स पर मिलियन एनर्जी बोलते हैं या केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि न्यूक्लियाई को अपनी ओरिजिनल या रेजोनेंस फॉर्म में लाने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। मैग्नेटिज़म किसको कहते हैं? जिसमें अपोजिट पोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और सिमिलर चार्जेस जो हैं रिपेल करें, इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम मैग्नेटिज़म कहते हैं। अब हमारे पास 2 स्पिन स्टेट्स होती हैं, अल्फ़ा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट। अल्फ़ा स्पिन स्टेट में क्या होता है कि ये लोअर एनर्जी स्टेट होती है। लोअर एनर्जी स्टेट क्यों होती है? क्योंकि ये जो है हमारे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अलाइनमेंट में आ जाएगी। मीन्स जो भी न्यूक्लियाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल अलाइन हो जाएं, उनको हम कहते हैं अल्फ़ा स्पिन स्टेट, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करें उनको हम कहते हैं बीटा स्पिन स्टेट। और ये हाई एनर्जी स्टेट है, क्योंकि ये एंटी पैरेलल जाते हैं हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। अब एनएमआर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियाई को उसकी रेजोनेंस फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आए। डी शील्डेड वाला कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि डी शील्डेड वाला जो है वो ज़्यादा पावर या एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसकी वजह से वो जो है ज़्यादा स्पिन कर जाएगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमें जो बाहर से रेडिएशन रिक्वायर्ड होगी वो भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी ताकि उसको सेम पोजीशन में लाया जा सके। जबकि शील्डेड वाले में हमें एनर्जी या रेडियो फ्रीक्वेंसी कम रिक्वायर्ड होती है। लोकल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो स्पिन जो है वो कम होगी, क्योंकि जितनी लोकल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, उन्होंने वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाई हुई है, तो वो न्यूक्लियाई तक पहुँचने में हिंड्रेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। मीन्स अब एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, वो चारों तरफ से रेडिएशंस को रोक रहे हैं या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रोक रहे हैं, अपने न्यूक्लियाई तक पहुँचने नहीं दे रहे। तो जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी या जितनी लोकल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, उतनी जो है स्पिन कम होगी, क्योंकि रेडिएशंस या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियाई तक कम पहुंच पाएंगे। और जो डी शील्डेड होता है उनमें इंडक्शन ज़्यादा होती है, मीन्स उनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आ जाती है, जबकि शील्डेड वाले में कम आती है। मोनो शील्डेड और डाई शील्डेड, ये डी शील्डेड की जगह डाई शील्डेड होगा। मोनो और डाई शील्डेड में क्या है कि अगर मोनो शील्ड एक के अराउंड में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक के शील्ड है और दूसरे के अराउंड डबल इलेक्ट्रॉनिक शील्ड है, तो मोनो शील्डेड में हमें जो है ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अपनी रेजोनेंस फॉर्म में लाने। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक मोनो शील्ड थी, तो उसने जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एब्जॉर्ब की होगी, तो वो ज़्यादा स्पिन करेगा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए, वो अब ज़्यादा जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जबकि डाई शील्डेड के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉनिक शील्ड थी, पहले एक शील्ड रोकेगी फिर दूसरी शील्ड रोकेगी, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम से कम आ पाएगी। जब कम से कम आ पाएगी तो वो स्पिन भी कम करेगा, तो अल्टीमेटली हमें जो है उसको वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होगी। केमिकल शिफ्ट या पीपीएम हम किसको कहते हैं? जो
रेजोनेंस के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या न्यूक्लियाई को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, अपफील्ड और डाउनफील्ड। अपफील्ड में हमेशा शील्डेड वाले जो भी मींस शील्डेड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे न्यूक्लियाई, वो हमेशा अपफील्ड में आएंगे, और जो डी शील्डेड होंगे वो हमेशा डाउन फील्ड में आएंगे, क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा लगी है। तो जैसे जैसे हम अप फील्ड से डाउन फील्ड की तरफ जाते हैं, तो 0 1 2 इस तरह स्टार्ट करें तो डाउन फील्ड हमेशा ज़्यादा नंबर शो करती है। तो ज़्यादा एनर्जी वाला कंपाउंड जो होगा वो हमेशा डाउन फील्ड में आएगा। और इसको याद करने का सिंपल तरीका है, डी से ही डाउन फील्ड हमारा आता है और डी से ही डी शील्डेड आता है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, डी शील्डेड हमेशा डाउन फील्ड में आते हैं। एनएमआर मैग्नेट सेफ्टी। एनएमआर जो है ये चार्ज पार्टिकल हैं, और इसमें जो है क्रायोजेंस, लिक्विड हेलियम और नाइट्रोजन वगैरह हैं, तो इनसे हमें जो है बचना चाहिए। ये चार्जेस और ये इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एनएमआर जो है सिर्फ सिंगल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटेक्ट करके देता है। मीन्स अगर एक केमिकल मिक्सचर है उनको हम सेपरेट आउट करें और वो करें, उसके लिए हमारे पास अलग टेक्निक्स हैं, अलग एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ होती है। एनएमआर जो है वो सिर्फ एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करके देता है कि फॉर एग्जांपल ये CH3 मौजूद है, तो इस CH3 की ये अराउंड में ये जो है मालिक्यूल मौजूद है। मींस वो पूरा उसकी बता देगा। प्रोपेन है तो प्रोपेन की स्ट्रक्चर बता दी हमें, जो भी चीज़ है उसकी सिंगल जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की स्ट्रक्चर बताएगा। न्यूक्लियाई क्या होता है कि हमेशा अल्फ़ा स्टेट से बीटा स्टेट में मूव करता है जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मींस वो अल्फ़ा स्टेट से अपनी जो है पैरेलल अगर है तो वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। फिर जब हम उसे बाहर से रेडिएशन दोबारा प्रोवाइड करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो फिर वो जो है बीटा स्टेट से वापस अपनी अल्फ़ा स्टेट में आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। डी शील्डेड और शील्डेड में ये भी चीज़ है कि डी शील्डेड है तो लोकल मैग्नेटिक फील्ड कम होगी क्योंकि उसके अराउंड में चार्जेस कम है, जबकि शील्डेड है चार्जेस ज़्यादा है तो लोकल मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनाएगा। केमिकल शिफ्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस की गई है, जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या जो है रेजोनेंस फॉर्म में लाने